जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुवो फेंग 500 साल की कल्टीवेशन के बाद ट्रेजर आइलैंड में अपीयर होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे। और वहां पर उसे एक ट्रेजर भी मिल जाता है जो कि एक बीस्ट गॉड सीनियर अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए एज अ गिफ्ट छोड़ कर गए थे। इस ट्रेजर को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक सिल्वर फैंटम इल्यूजन शिप है, लेकिन वो बाता इसे एक्सेस नहीं कर पाती। पर यहाँ स्पेसशिप में एक नोट लिखा हुआ था जिसे वो ट्रांसलेट भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए फेंग इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड के पास पहुंच जाता है। मास्टर उस नोट को ट्रांसलेट कर देते हैं और यही से फेंग को पता चलता है कि स्पेसशिप का ओनर चैंग फेंग नाम का एक बीस्ट गॉड है, जो कि नेचुरल बोर्न बीस्ट गॉड थे। और साथ ही मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने फेंग को उनकी सारी पास्ट स्टोरी भी बता दी थी, जो जानकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद फिर मास्टर क्यूरियोसिटी लॉर्ड ने फेंग को इमोर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए बीस्ट गॉड का ब्लड भी दे दिया था, जो पाकर फेंग काफी सरप्राइज होता है और अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके इनर वर्ल्ड के अंदर उसकी थर्ड बॉडी हैच होने वाली है, इसलिए वो फौरन से अपने इनर वर्ल्ड में आ गया था। और फिर हम सभी ने फेंग की थर्ड क्लोन बॉडी नाइन नेदर सी क्लोन को तो देख ही लिया था कि वो साइज में कितनी ज्यादा जॉइंट और पावरफुल है। अब आगे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फेंग अपनी नाइन नेदर सी क्लोन बॉडी को देखते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के ऊपर खड़ा होता हुआ खुश होते हुए कहता है, अब इस लम्हे से मेरी ओरिजिनल बॉडी और 3 क्लोन बॉडीज कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। अब या तो मैं लुओ फेंग यूनिवर्स के कई सारे पावर हाउसेस में से सबसे कमजोर रह सकता हूँ, या फिर सबसे ज्यादा सॉलिड जाइंट ट्री की तरह माइटीएस्ट बीइंग बन सकता हूँ। ये सब कुछ अब मेरे अपने एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। इतना कहने के बाद फिर फेंग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने नाइन नेदर सी क्लोन के सर के पास आकर उसके साथ लिंक होना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उसकी मेमोरीज को चेक करते हुए कहता है, मेरी इस क्लोन बॉडी के अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरी है। इसके बाद फिर फेंग उस बॉडी के साथ कंप्लीटली मर्ज हो जाने के बाद बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और साथ ही साथ उसकी मेमोरीज को चेक करने के बाद हमें कहता है, मेरी इस नेदर सी क्लोन के अंदर 2 इनेट सीक्रेट टैलेंट्स हैं, जो है सी ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएशन। फेंग की ये बात सुनकर वो बाता खुश होते हुए उसके करीब आकर उससे कहती है, सी ट्रांसफॉर्मेशन? और फिर वो फेंग को एक टेक्निक पकड़ाते हुए कहती है, इसकी तरह यह है इंपीरियल सी और एंसेस्ट्रल सी। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस दौरान हैवी एरो किंग अपनी कैपिबरा की फॉर्म में लुओ फेंग के शोल्डर के ऊपर बहुत ही मजे से आराम कर रहा था। यहाँ फेंग वो बाता को इतना ज्यादा क्यूरियस हुआ देखकर अपनी इस क्लोन बॉडी की सी ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाता है, साथ ही साथ उसे बताता भी है, ये सी ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट मेरी इस क्लोन बॉडी को इंस्टेंटली बाउंडलेस नेदर सी में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इसका वॉल्यूम कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो सकता है और भी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए। हम भी फेंग की क्लोन बॉडी को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख पाते हैं, जिसने के फेंग इनर वर्ल्ड के अंदर ब्लडी सी की सुनामी ला दी थी। बबाता भी सुनामी में बह जाती है, जो कि फेंग ने जानबूझ कर किया था। और यहाँ पर बबाता कह जाती है, नहीं 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 नहीं, पर वो नहीं रुकता और उसे भी इसमें बहा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग एक चट्टान के ऊपर खड़ा होता है, जहाँ पर बबाता भी उसके पास होते हैं। इनके सामने ये ब्लडी सी जोर जोर से उछल रहा था। बबाता उसे देखते हुए खुशी के साथ कहती है, ये तो ब्लड सी है जिसका डायमीटर 100,000 किलोमीटर्स है। और अब जब फिर फुली तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद ये ब्लडी सी एक जगह पर आकर शांत हो जाता है, तो बबाता उसे देखकर थोड़ी सी परेशान होते हुए फेंग से कहती है, लेकिन अब ये पहले की तरह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा और एकदम शांत हो चुका है, और तुम्हारी क्लोन फॉर्म के बिना ये अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज खो देगा। इस पर फेंग बबाता को बताते हुए कहता है, सी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये आसपास की सराउंडिंग के स्पेस एंड टाइम को एक सर्टेन एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकता है। इसे हम प्रोबेबली एक इनक्रेडिबल अटैक मेथड कंसीडर कर सकते हैं, जो कि वक्त आने पर हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा और हमारे एनिमी को मालूम भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये कहते हुए फेंग हमें इसका नमूना भी दिखाता है और फिर खुद थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, हाउएवर मेरे इस ब्लड सी का साइज दूसरे प्रिंसेस के मामले में काफी छोटा है। इवन एक प्रिंस लेवल वर्ल्ड मास्टर का ब्लड सी भी 80 मिलियन किलोमीटर्स डायमीटर्स में फैला हुआ था। और फिर वो कहता है, चलो अभी के लिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता, इसके बाकी टैलेंट्स को चेक करते हैं। क्रिएशन, उसके इतना कहते साथ ही वहां पर फेंग के ब्लडी सी से कई सारे बड़े बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, जो कि क्रिएट होते साथ ही खुद को संभालते हुए वहां पर जोरों से रोर करने लग गए थे। फेंग उन्हें देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, ये, और फिर वो इनके करीब आकर इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानते हुए हमें बताता है, बाउंडलेस नेदर सी से एनर्जी को फिल्टर करके लाइफ जीन के साथ कंबाइन करते हुए उसे फाइनली एक लाइफ फॉर्म में कंडेंस कर देना। फेंग अभी इतना सोच रहा होता है कि तभी हम बबाता और टूका को देखते हैं, जो कि फेंग की इस न्यू क्रिएट हुई फॉर्म, जो कि एक बीस्ट टाइप है, उसके ऊपर काफी ज्यादा मजे कर रही थी। उनके शोर शराबे की वजह से फेंग का भी ध्यान उन पर चला जाता और उसे कुछ हिट होता और वो कहता है, ओ हाँ, मैं इस टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए नेदर सी क्लोन से
सब क्लोन्स क्रिएट कर सकता हूँ। इतना सोच लेने के बाद फिर फैंग ऐसा ही करता है और अपने इस नेदर सी के अंदर से अपनी रियल क्लोन फॉर्म की बजाय उसी का एक छोटा वर्जन बना लेता है, जो कि अभी भी साइज में बहुत ज्यादा जॉइंट होता है। इसको हम कहेंगे 9 रिमोट ओशियन बॉडी, जो कि रियल बॉडी की छोटी लाइफ फॉर्म है। अपने इस 9 रिमोट ओशियन बॉडी को कम्प्लीटली क्रिएट कर लेने के बाद फिर फैंग कहता है, मैं अपनी इस रिमोट ओशियन बॉडी को कॉन्शियसनेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से अगर ये किसी का सामना करते हुए डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो ये फिर से रिक्रिएट हो जाएगी। अब मुझे समझ आ रहा है कि 9 नेदर मास्टर बार बार मारे जाने के बावजूद भी कंटिन्यूसली कैसे रिवाइव हो जा रहे थे। कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उनका क्लोन था जो मारा जा रहा था, जबकि एक्चुअल बॉडी तो उनकी अभी भी सी फॉर्म में जिंदा थी। इतना सोच लेने के बाद फिर फैंग अपनी रिमोट ओशन बॉडी के बारे में कहता है, हाउएवर इसकी रेंज ऑफ मूवमेंट अब लिमिटेड रहेगी और अब मेरे ऐसा करने की वजह से इसकी कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ये प्रॉब्लम अभी के लिए मेरे लिए सॉल्व कर पाना मुश्किल होगी, इसीलिए अभी ये बेटर होगा कि मैं इसके लाइफ जीन लेवल को बढ़ाने पर फोकस करूं। इसके अलावा मेरी मुशा क्लोन बॉडी जो कि एक एनर्जी लाइफ फॉर्म है, उसको लेकर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि मेरी ये बाकी 3 बॉडीज, इन्हें मुझे अपने इनर वर्ल्ड में रखते हुए इनके लाइफ जीन लेवल को इनकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाना होगा। अगर मैं अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने से पहले ऐसा करने में कामयाब हो पाता हूँ तो सिर्फ तभी इसे सबसे ज्यादा सॉलिड फाउंडेशन कंसीडर किया जा सकता है। ये कहने के बाद फिर फ्रैंक अपने आसपास हंड्रेड्स की तादाद में ब्लड वो क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेता है और कहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ कि यूनिवर्स में लाइफ जीन लेवल्स की ट्रू अल्टीमेट लिमिट्स क्या हैं। हालांकि मेरी रिमोट ओशन बॉडी एक स्पेशल लाइफ फॉर्म है, पर साथ ही ये फ्लैश एंड ब्लड टाइप बीइंग है, जिसका मतलब है कि ये डेफिनेटली 9th रिवॉल्यूशन सीक्रेट मैनुअल को कल्टीवेट कर सकती है और अपने लाइफ जीन लेवल को बढ़ा सकती है। और जहां तक बात है मेरी ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी की लाइफ जीन लेवल को बढ़ाने की, तो इनके लिए मुझे अभी भी ब्लड लुवो क्रिस्टल्स की असिस्टेंस की जरूरत है। ये कहते साथ ही फैंक अपने उन हंड्रेड्स ऑफ ब्लड लुवो क्रिस्टल्स की एनर्जी को एक साथ एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसी के साथ उसने अपने इनर वर्ल्ड में बैठते हुए कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था और फिर देखते ही देखते कई सारे दिन और रात गुजरने लगते हैं। और फैंग अपने इसी कल्टीवेशन पीरियड के दौरान हमें बताता है, मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट पहले ही 300 ब्लड लुवो क्रिस्टल्स के साथ फ्यूज्ड हो चुका है, लेकिन मेरी ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी सिर्फ 82 ब्लड लुवो क्रिस्टल्स के साथ फ्यूज हो सकी है। ऐसा लगता है कि अब मुझे बीस्ट गॉड ब्लड का यूज करते हुए इसकी लिमिट्स को पुश करना होगा। ये कहते साथ ही फैंग अपनी स्टोरेज रिंग से बीस्ट गॉड ब्लड को बाहर निकाल लेता है और उसकी उन सभी शीशों को तोड़ते हुए उनके अंदर के ब्लड को फौरन से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और इससे फैंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, इवन उसकी चीखें निकल जाती हैं। फैंग उस पेन को बर्दाश्त करते हुए कहता है, ये तो बहुत ही ओवरवेलमिंग पेन है, ये तो ब्लड लुवो क्रिस्टल्स को फ्यूज करने से भी कहीं ज्यादा इंटेंस है। पर फैंग हार नहीं मानता और इस पेन को बर्दाश्त करते हुए कल्टीवेशन करता रहता है और इस दौरान हमें देखने को मिलता है कि फैंग की आंखें रेड हो चुकी थी। इसके बाद फिर टाइम बीता जाता है और एक ऐसा वक्त आता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने अपने 9th रिवॉल्यूशन सीक्रेट मैनुअल के 5th लेवल को मास्टर कर लिया है। इस दौरान फैंग की तीनों ही बॉडीज बहुत ही ज्यादा पेन में होती है, पर फैंग हमें बताता है कि इसकी वजह से मेरी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी की फाउंडेशन लाइफ जीन लेवल 48 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। और फिर जब फैंग की सारी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है तो फैंग हमें उसकी पावर्स का एक नमूना दिखाते हुए कहता है, अब मेरी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी का लाइफ जीन लेवल 6400 टाइम्स तक पहुंच चुका है। हालांकि मेरी ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी का लाइफ जीन लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है, पर फिर भी ये 3000 तक पहुंच चुका है। फैंग अपनी न्यू बढ़ी हुई पावर्स को फील कर ही रहा होता है कि तभी विवाता उसके करीब आते हुए उसे कहती है, फीजिंग किंग का लाइफ जीन लेवल सिर्फ 2000 टाइम्स है, तुम्हारे अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद वो तुम्हारा सामना कभी भी नहीं कर पाएगा। विवाता की ये बात सुनकर वो स्माइल करता है कि तभी फैंग को अपने करीब से उसकी थर्ड क्लोन बॉडी की पावर्स फील होती हैं और उसे देखते साथ ही वो हैरानी के साथ कहता है, क्या 3600 टाइम्स? और हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि फैंग की न्यू क्लोन बॉडी 9 रिमोट ओशन बॉडी है, जो कि कॉन्टिन्यूसली तेजी के साथ अपने लाइफ जीन लेवल को बढ़ाती ही जा रही थी। देखते ही देखते वो 7200 टाइम्स तक बढ़ चुकी होती है। ये देखकर तो फैंग भी हैरानी के साथ अपने मन में कहता है, सीक्रेट मैनुअल की कॉम्प्रहेंशन की वजह से मेरी इस रिमोट ओशन बॉडी का लाइफ जीन लेवल मेरी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को भी पीछे छोड़ चुका है। तब विवाता फैंग को बताती है, ये तो 10,000 टाइम्स का ब्रेक थ्रू कर चुका है और ये अभी भी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचा। ये सुनकर तो फैंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था, पर साथ ही वो खुश भी हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी 9 रिमोट ओशन बॉडी के कंधे पर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन देखते ही देखते 9 रिमोट ओशन बॉडी का साइज बढ़ता ही जा रहा होता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को उसके कंधे पर पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और जब वो फाइनली वहां पर पहुंचता है तो हमें देखने को मिलता है कि 9 रिमोट ओशन बॉडी के सामने गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी तो एक मच्छर के बराबर थी।
फैंग ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है, जबकि बुबाता तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और खुशी के मारे झूम रही होती है कि तभी अचानक से ही इतने में ही फैंग को एक झटका लगता है और उसके आसपास का सारा टाइम फ्रीज हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर सारा का सारा टाइम एकदम रुक चुका था, मानो कि जैसे फैंग को भी मालूम ना हो कि ये क्या हो रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है कि इसी रुके हुए टाइम के दौरान फैंग की बॉडी के अंदर से उसका ओरिजिन कोर निकलकर बाहर आ जाता है। हमें उसकी मूवमेंट को दिखाया जाता है और फिर इसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जिसकी के सोल फॉर्म अब अपनी ओरिजिन कोर को देख पा रही थी और उसका ओरिजिन कोर धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा होता है और वो यूनिवर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। अपने ओरिजिन कोर को यूं इस तरह से बड़ा होता हुआ देखकर फैंग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उसे लग रहा था कि हो सकता है कि ये टूट जाए, इसीलिए वो बहुत डर चुका होता है। पर जब ऐसा नहीं होता तो फैंग धीरे धीरे करके अपनी आंखों के सामने से अपने हाथ को हटाता है और पाता है कि वो तो किसी और ही जगह पर आ गया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर जब वो काफी ज्यादा हैरान होने के बाद खुद को संभालते हुए उस जगह की तरफ आगे बढ़ते हुए वहाँ स्पेस को टच करता है तो उसके हाथ में एक तरह की एनर्जी बॉल आ जाती है। फैंग उसे देखकर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी वो एनर्जी बॉल काफी ज्यादा मूव करते हुए फैंग के अंदर घुस गई थी, जिससे फैंग को काफी बड़ा झटका लगता है और उसकी पूरी की पूरी सोल शेक करने लगती है। इसी के साथ वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फैंग की सोल उसकी बॉडी में वापस आ गई थी, जिसकी वजह से अब फैंग इनर वर्ल्ड में टाइम बैक टू नॉर्मल हो जाता है और फैंग को एक झटका लगता है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ये अभी अभी क्या हुआ। फैंग अपना सर पकड़कर गहरी गहरी सांसें लेकर समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये आखिर हुआ क्या। बुबाता जो कि खुशी के मारे झूम रही थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो फैंग के करीब आते हुए उससे पूछती है क्या हुआ। फैंग खुद को संभालते हुए अपने इनर कोर को फील करते हुए उसे बताता है, मेरे ओरिजिन कोर के साथ कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरा ओरिजिन कोर ट्रांसफॉर्म हो रहा है और मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर इंफॉर्मेशन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे कि किसी ने मुझे कोई मैसेज दिया हो। फैंग की ये बात सुनकर तो बुबाता भी शौक होते हुए कहती है, इन्फॉर्मेशन? तो इस पर फैंग उसे बताता है, ये एक इनेट सीक्रेट टेक्निक है जिसका नाम है आई एम द यूनिवर्स। ये कहते हुए फैंग इस टेक्निक को समझ पा रहा था और इसकी पावर्स को भी जान जाता है, इसीलिए वो और भी ज्यादा घबराते हुए बुबाता से कहता है, इसकी एक्सप्लोसिव पावर बहुत ही ज्यादा है। जब मैं इसे यूज करूंगा तो मेरी डिवाइन बॉडी इंस्टेंटली एक मिनिएचर यूनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो भी एनिमीज इसके अंदर ट्रैप हुए होंगे उनकी पावर्स ड्रास्टिकली कम हो जाएंगी, जबकि मेरी अपनी पावर्स ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगी। और अगर इसे सेल्फ डेटोनेट किया जाए तो इसकी एक्सप्लोसिव पावर इवन एक यूनिवर्स की एक्सप्लोजन के बराबर होगी और ये डायरेक्टली किसी भी एनिमी को एनहाइलेट करने के लिए काफी है। बुबाता ये सुनकर खुश होते हुए कहती है, ट्रू इनक्रेडिबल, ये तो बहुत खूब है। मैंने अपने मास्टर को इतने लंबे वक्त तक यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए फॉलो किया है, पर कभी भी ऐसी टेक्निक के बारे में नहीं सुना और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि इसकी एक्सप्लोजिंग पावर कितनी ज्यादा होगी। इस पर अब फैंग बुबाता से कहता है, हाउएवर इस टेक्निक को यूज करने से बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। मेरी ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की क्लोन बॉडी की एनर्जी इवन इसे एक बार भी यूज करने के लिए इनफ नहीं है। और अगर बात की जाए रिमोट ओशन बॉडी की, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो भी अपनी डिवाइन बॉडी को बंद करते हुए सिर्फ इस टेक्निक को 10 बार यूज कर सकती है। इसके बाद वो किसी काम की नहीं रहेगी और उसके अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस पर तो अब बुबाता फैंग के पास आते हुए उसके कंधे पर टैप करती है और फिर उससे कहती है, चलो अब मैं तुम्हें आगे समझाती हूँ। और फिर वो फैंग के मास्टर हु जानबू का होलोग्राम बनाते हुए उसे बताना शुरू करती है, देखो जब एक लाइफ फॉर्म इमोर्टल बन जाती है तो उसका ओरिजिन कोर यूनिवर्स के सेंटर में आ जाता है और तब इस दौरान वो अपनी बॉडी के अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी को इन्फ्यूज कर सकता है ताकि वो इस एनर्जी की हेल्प से अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सके। तो अब जब तुम सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लोगे तो तुम्हारी डिवाइन एनर्जी की पावर सप्लाई इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन शायद हो सकता है कि ये अभी भी काफी ना हो, इसलिए तुम्हें अनडाइंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करने से पहले अपनी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो फिर जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम और भी ज्यादा डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर पाओगे। बुबाता की इन एग्जाम्पल से फैंग को अच्छी तरह से समझ आ गया था अब उसे क्या करना है, इसलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अब मुझे अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपनी क्लोन बॉडी के वॉल्यूम को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, यानी कि अपनी 9 रिमोट ओशन बॉडी के सी को बड़ा करना होगा। जितना बड़ा सी
उतनी ज्यादा डिवाइन एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। ये आइडिया आते साथ ही फैंग अपनी नई रिमोट ओशन बॉडी को पूरी तरह से सी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग अपनी इस नई रिमोट ओशन बॉडी के सी को और ज्यादा बड़ा कैसे करेगा और इसे अपनी लिमिट्स तक पुश कैसे करेगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और हाँ, एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है वो भी बताना मत भूला करो। और मैं खुद को और ज्यादा इंप्रूव कैसे कर सकता हूँ इस बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर राय दिया करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि जल्दी ही मेरे इस चैनल पर आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।